नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम अपने इस प्रोग्राम जिसका कि नाम है प्रोग्राम बज़्म शायरी, इसमें दुनिया उर्दू की मुमताज़ शख्सियात को मदऊ करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर उन शोरा कराम को जिन्हें आप समाअत करना चाहते हैं, जिन्हें आप देखना चाहते हैं। आज हमारी खुशनसीबी है, इस बज़्म शायरी की खुशनसीबी है कि दुनिया उर्दू का यकता शायर, अपने लहजे का, अपने अंदाज़ का, मैं जिसे ख़ास तौर से कहता हूँ मीठा मीठा शायर, खूबसूरत लहजा ना सिर्फ शायरी में बल्कि गुफ्तगू में भी मिठास से लबरेज़ गुफ्तगू समातों तक मुंतकिल करते हैं। कराची में APMSO की जानिब से एक खूबसूरत मुशायरे का एहतमाम किया गया। उसमें ख़ास तौर से तहज़ीब आफ़ी को मेहमान एज़ाज़ी के तौर पर मदऊ किया गया। तहज़ीब आफ़ी ने बहुत यानी आप ये समझ लीजिए कि वक्त ना होते हुए भी हामी भरी हमारी दरख्वास्त पर और वो कराची तशरीफ़ लाए। ना सिर्फ कराची तशरीफ़ लाए बल्कि मुशायरे को बुरी तरह से उन्होंने, यानी ये लफ्ज़ बुरी तरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये कहना चाहिए कि वहाँ मौजूद एक एक सामे के दिल में इनके अशार धड़कनों की तरह से धड़कने लगे। आज हमारी बज़्म शायरी में मौजूद हैं तहज़ीब आफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं तहज़ीब? मैं बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत शुक्रिया अदा आपका करता हूँ अपने चैनल की जानिब से, अपने चैनल के CEO की जानिब से कि आपने अपने इंतहाई कीमती वक्त में से वक्त निकाला है। कहा कि मेरे इल्म में है कि आपके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी कि आप प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तहज़ीब भाई, हम आज कोई ख़ास तौर से कोई पेपर वर्क करके या उस ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं, बल्कि हमें ये शरफ़ हासिल है कि आप मौजूद हैं और आपसे गुफ्तगू हो रही है। जी जी। तो वही एक रवायती सा एक सवाल है, उसका सहारा लेते हुए कि अक्सर हमने देखा माजी करीब में जाएं तो शौरा एक अलग से गेटअप में हमेशा से आपको देखते थे। तो आप एक बज़ाहिर दिखने में बहुत नफीस से और बहुत खूबसूरत से इंसान हैं, तो ये शायरी जैसे दुखों की जानिब किस तरह से आना हुआ? ये क्या सभी आप जानते ही हैं, शायरी का उस तरह से डायरेक्ट मामला दुखों के साथ होता नहीं बराह रास्त। बिल्कुल। वो कोई भी हो, दुनिया का खुश तरीन आदमी भी शायरी की तरफ आ सकता है। तो मुझे ख़ुद नहीं पता था मैं कैसे आया, लेकिन बस एक मुझे शायरी से मोहब्बत थी, मुझे शायरी अच्छी लगती थी। मैं ख़ुद शायरी करूँगा या नहीं करूँगा ये मुझे पता नहीं बहुत था। अच्छा। और पता नहीं कब मैंने शायरी शुरू कर दी। तो अब सारे दुख सुख इसी को लेकर हैं। बहुत अच्छी बात है और ये बड़ी अच्छी बात है कि प्री प्लान शायरी की जानिब आना नहीं हुआ, यानी किसी मनसूबाबंदी के तहत। हाँ जी, किसी ख़ास उस्ताद के पास जाना उस तरह नहीं ऐसा नहीं था। अपने तई ये काविशात का आगाज़ किया और अल्लाह पाक ने इज़्ज़तों से नवाजा। जी भैया, अल्लाह पाक और इज़्ज़तों से नवाजे। और हमें तो यकीन जानिए कि बहुत खुशी होती है कि जब हम तहज़ीब आफ़ी को देखते हैं। और आज से पहले तक हम ये देखते रहे कि कोई सिंगर जो है वो गाना वगैरह गा रहा है तो हज़ारों लाखों का मजमा जो है वो झूम रहा है, लेकिन ये पहली बार हमने देखा कि तहज़ीब आफ़ी जब शेर पढ़ रहा होता है तो मजमा जो झूम रहा होता है और उनके मिसरे उठा रहा होता है, उनके मिसरे, बल्कि शायद तहज़ीब आफ़ी को अपना कलाम इतना याद ना हो जितना सामे को याद होता है और वो याद दिलाते हैं। बिल्कुल ऐसे है ना? तो तहज़ीब भाई, मुझे एक बात ये बताइए कि शायरी का जो सिलसिला आप देख रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं तमाम उम्र काविशात करते हैं कि किसी तरह से वो मंजरनामे पर आएँ, और वो हम देखते हैं, आप भी देखते हैं कि वो उस तरह से मंजरनामे पर नहीं आ पाते। एक तो चीज़ हम अपने तय ये समझते हैं कि मिन जानिब अल्लाह है जिसे वो इज़्ज़त से नवाजे। बिल्कुल सही। तो आपके जहन में कभी ऐसा था कि आप दुनिया उर्दू में इस तरह से पहचाने जाएंगे, लोग इतनी मोहब्बत आपसे करेंगे और इश्क की हद तक लोग आप में इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल ऐसी बात है ना? हाँ, मैं ये समझता हूँ, नहीं मैंने कभी भी नहीं सोचा था इस तरह। मैंने तो शायरी करने का भी नहीं सोचा था। मुझे शायरी पसंद थी और मुझे ये नहीं था पता इसने मुझे क्या देना है, मैंने इससे क्या लेना है, मैंने शायरी शुरू करनी है नहीं करनी, ये सारा खुदा की तरफ से ही था। वाह वाह। मैंने कैसे शायरी शुरू की ये सारा उसी का था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब यानी ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ जी जी कि जब लोग आपसे मोहब्बत कर रहे होते हैं ना,
एक तो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि खुदा आपको इतना नवाजता है कि बहुत बेशक। दूसरी वजह कि आपको अपने काम के साथ सेंसर भी होना पड़ता है, सिंसियर होना पड़ता है, और आपको ये देखना पड़ता है कि मैंने किस तरह का काम करना है, शायरी में किस तरह का काम हो रहा है। यानी मैं शुरू से ही 2000 मैंने 3-4 से शायरी शुरू की थी, तो वो जो मेरा शेरी सफ़र है या जितनी गज़लें मैंने कहीं 2004 से 5 तक और रंग था, 5 से 7 और 7 से 9 और, मतलब ऐसे मैं खुद सोचता रहता था कि मैंने हट के कैसे आना है और किस तरह से लिखना है। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये सारे लोग हैं मोहब्बत करते हैं, तो मैंने की ही मोहब्बत की शायरी। यानी मुझे ये कहा जाता है ना कि आप ज़्यादा रोमानी शायरी करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ ज़रूरत थी। यानी हमारे मुआशरे में लोगों ने मोहब्बत का कंसेप्ट ही बदल दिया है। यानी आप कहीं कपड़े लेने जाते हैं तो आप दुकानदार से कहते हैं भाई थोड़ी सी मोहब्बत करें, यानी यहाँ मोहब्बत रियायत बन चुकी थी, रियायत के मानों में इस्तेमाल हो गए। वाह वाह वाह। तो वो ज़रूरत थी कि आप उसी तरह का शेर कहें, उसी तरह की गज़ल कहें जो असातिज़ा से चली आ रही है। उसमें डिस्कस करने के लिए हर नया बंदा पहले आता है रोमानियत की तरफ, जी हाँ, फिर उसको ये लगता है कि यार ये इस तरह की शायरी जो है ना कि मैं थोड़ा सा अलग गाऊँ, फल्कियात डिस्कस करने लग जाएगा, जी हाँ, बिल्कुल, फ़लसफ़ा डिस्कस करने लग जाएगा। वो मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी लोगों से दूर हो जाती है। मुझे ज़ाती तौर पर इसी तरह की शायरी पसंद थी, मैंने खुद की भी इसी तरह की है। अल्लाह की तरफ से शायद वही चीज़ लोगों को बिल्कुल ऐसे ही है कि ना सिर्फ ये कि जो शायरी आपको पसंद थी आपने वो शायरी की, बल्कि उससे एक चीज़ की और वजाहत हुई कि वो जो आपकी पसंद है असल में वही तमाम सुनने वालों की भी पसंद है। ऐसे ही होता है। बहुत अच्छे। नाज़रीन करम, हमारे दरमियान दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर तहज़ीब हाफ़ी मौजूद हैं, और चूँकि प्रोग्राम हमारा बज़्म शायरी है तो हम तहज़ीब से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने सुनने वालों तक अपने अशार भी पहुँचाएँ। जी मैं कुछ शेर सुनाता हूँ। जी, आपसे दरख्वास्त है कि ज़हन पर ज़ोर देने से भी याद आता नहीं है कि क्या देखते थे। वाह। ज़हन पर ज़ोर देने से भी याद आता नहीं है कि क्या देखते थे, सिर्फ इतना पता है कि हम आम लोगों से बिल्कुल जुदा देखते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तब हमें अपने पुरखों से विरसे में आई हुई बद्दुआ याद आती, जब कभी अपनी आंखों के आगे तुझे शहर जाता हुआ देखते थे। क्या अच्छा है साहब, वाह 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 वाह। शुक्रिया। सच बताएं तो तेरी मोहब्बत ने खुद पर तवज्जो दिलाई हमारी, तू हमें चूमता था तो घर जाके हम देर तक आईना देखते थे। क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। सारा दिन रेत के घर बनाते हुए और गिराते हुए बीत जाता, शाम होते ही हम दूरबीनों में अपनी छतों से खुदा देखते थे। वाह वाह वाह। दोस्त किसको पता है कि वक्त उसकी आंखों से फिर किस तरह पेश आया, हम इकट्ठे थे, हंसते थे, रोते थे, एक दूसरे को बड़ा देखते थे। वाह वाह वाह। उस लड़ाई में दोनों तरफ कुछ सिपाही थे जो नींद में बोलते थे, जंग टलती नहीं थी सरों से मगर ख्वाब में फाख्ता देखते थे। क्या कहने, क्या कहने। फाख्ता इस्तारा था नाम के उस पर इस्तेमाल किया गया। खूबसूरत खूबसूरत। तहज़ीब भाई, हमने ये देखा कि अब आपका मुस्तकिल क़याम लाहौर में है ना, और कुछ अरसा शायद अंदरूनी सिंध भी रहना हुआ आपका। जी, मैं कुछ अर्सा रहा हूँ हैदराबाद में। हैदराबाद में। और मैं यही समझता हूँ कि ये जो आमेज़िश थी ना दो कल्चर की, जी जी, यानी स्टार्ट मैंने गुजारा दरिया सिंध के साथ अपने गांव में, तौसा शरीफ वाली साइड। वाह वाह। जो बचपन था, जो जवानी थी, वो दरिया सिंध के हैदराबाद वाले किनारे पे गुजरा। तो एक ख़ास तरह के सिंधी कल्चर और ख़ास तरह का सराइकी कल्चर, वो दुख सुख कहीं कहीं मैच भी होते हैं कल्चर में, कुछ बातें सेम भी थी, कुछ मुझे लगता है कि ये जो कल्चर का मिक्सअप था ना मेरी लाइफ में, ये शायद इसने वो शायरी में भी असरअंदाज हुआ, चेंज आया। जी, क्योंकि आप कभी देखें कि जो गाँव में वो जो मौलवी होते हैं, जो उनका खाना आता है, मस्जिद के जो इमाम होते हैं, वो यूँ होता है कि अलग अलग घरों से इकट्ठा किया जाता है। बिल्कुल। और वो एक ही प्याले में या प्लेट में जब सारे घरों का खाना मिक्स हो जाता है ना, तो कभी आप वो खा के, शायद मुझे नहीं आपका क्या हो रहा, मैंने वो चखा हुआ था। वाह। वो जायका मतलब मुझे लगता था इस कायनात की हर अच्छी डिश से अलग था। तो वो अमेजिश थी अलग अलग जगहों की। फिर इसी तरह मैं लाहौर भी गया, वो कल्चर भी देखा, बहुत सारी चीज़ें। मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि शायद इस वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ा हैदराबाद रहने से। हमने ये देखा तहज़ीब भाई कि बहुत सारे शौरा हमारे
हम असर, हमसे जूनियर, हमसे सीनियर, वो बड़ी तगो दो तो कहना ठीक ना होगा उसके लिए, लेकिन ये कि एक अदबी सियासत नामी चीज़ होती है। जी जी ऐसे ही। तो आपको गालिबा उससे बहुत दूर पाया गया है, या आप क्या उसके असरात कुछ आप पर मुरतब होते हैं? जी भाई, मैं शुरू में ही मैं हूँ तौसा शरीफ से, अपने वसेब से जुड़ा हुआ हूँ, यानी सराइकी कल्चर से। मैं बिल्कुल ऐसे जैसे एक सादा बंदा होता है। हाँ बिल्कुल। मैं आया था लाहौर में, तब थोड़ी बहुत चीज़ें नज़र आई थी, जाहिर है बंदे को देखी, उस पर थोड़ा सा दुख भी होता, लेकिन मैं दूर रहा इस तरह के किसी भी मामले से। जब मुझे कोई नहीं जानता था तब भी मैं अलग था, कोई जानता है तब भी मैं अलग हूँ। आज भी अलग है। जी जी, मेरा इस तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है शायरी की सियासत में। वाह वाह वाह, खूब। और यही सबब है कि शायद अल्लाह पाक जो है वो राज़ी हैं और शायरी में बरकत से नवाज रहे हैं, और चाहने वालों की तादाद में रोज़ इजाफा ही हो रहा है। हाँ, और ये एक बात मैं समझता हूँ कि ये शायरों को समझनी चाहिए। वाह। यानी आप ये देखें कि करवाया तो अल्लाह ने है, चुना तो उसने, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। वाह वाह। लेकिन हुआ अगर मेरे तवस्सुत से है, लोग अगर शायरी की तरफ आ रहे हैं तो इस पे शायरों को खुश होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब एक बंदा शायरी की तरफ आता है ना, तो वो सिर्फ एक शायर नहीं पढ़ता, वो दूसरे शायर पढ़ेगा। खूबसूरत बात है, खूबसूरत बात। ये सब लोग अच्छी शायरी की तरफ आ रहे हैं। वाह। हमने तो अच्छी शायरी, मैं नहीं समझता कि अभी कर ली या कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी तरफ आएंगे तो आगे ये अच्छी शायरी की तरफ जाएंगे। ये कम अज़ कम ये कि आपकी एक काविशात है कि लोग अदब की जानिब, शायरी की जानिब राग़िब हो रहे हैं। हाँ, और ये मैं समझता हूँ किसी भी फील्ड में सबसे बड़ा काम यही होता है कि एक बंदा अल्लाह चुनता है, वो लोगों को उस तरफ लेके आता है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बल्कि ये समझ लीजिए कि इसका क्रेडिट आपको जाता है कि शायरी जो है वो, शायरी तो नहीं लेकिन जैसे अदबी तकरीबात का इनेकाद और मुशायरे, ये अपने आखिरी सांसें ले रहे थे गालिबन। अब कराची में तो हमारे बदनसीबी से ऐसा ही हो गया। हाँ, लोग सुनते नहीं थे आता ना, लेकिन अब ये देखा है आपके आने से कि आपको मदऊ किया गया, और बल्कि आपके शायद इल्म में ना हो कि जो APMSO के ताल्लुक़ से पूरी तंजीम ने ये तय किया कि तहज़ीब हाफ़ी को मदऊ किया जाए। और ये उन 8, 10, 20 लोगों की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि उनके पीछे जो हज़ारों तलबा और तालिबात थे, उनकी ख्वाहिश थी कि तहज़ीब हाफ़ी को बुलाया जाए। और तहज़ीब हाफ़ी ने आने के बाद जो है इस बात को साबित भी किया। बस ये अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तहज़ीब भाई, आप चाय नोश कर लीजिए, हम आपको फिर उसके बाद ज़हमत देंगे कलाम के लिए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में लोग ज़्यादा जो है सामे और नाज़रीन, और आपसे तो शेर सुनने का मज़ा ही अलग है। नहीं बल्कि जो आपके हाफ़ज़े में हो और जो आप पेश करना चाहें वो ज़रूर। हाँ, इसलिए मैंने पहली गज़ल भी जी आपके साथ बैठा हूँ तो मेरा वो दिल कर रहा है, जो मैं आपका। अपने जो मेरे करीब हैं वो कुछ उनमें से गज़ल, एक और गज़ल से कुछ शेर है, अता कीजिए। वो धूप भी नहीं थी वाह और छा गई, वाह। हम अब्र भी नहीं थे और छट गए। बहुत अच्छे, वाह। वो धूप भी नहीं थी और छा गई, हम अब्र भी नहीं थे और छट गए। तुझे पता है तेरे बाद क्या हुआ, दरख्त बुझ गए चिराग कट गए। बहुत अच्छा है। तुझे पता है तेरे बाद क्या हुआ, दरख्त बुझ गए चिराग कट गए। झिझक रहे थे रोशनी में और फिर दिए को फूंक मार के लिपट गए। वाह। ये 3 शेरी थे। खूबसूरत, खूबसूरत। वो एक मुझे बहुत पसंद है कि इतनी आवाज़ें दी तुझे। हाँ, क्या? जी जी, मैं सुनाता। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, वाह। इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया। वाह वाह। यूं नहीं है कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। वाह वाह। बात दरियाओं की सूरज की न तेरी है यहाँ, 2 कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया। वाह वाह वाह। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। वाह वाह वाह। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, वाह। इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह में। क्या कहने, क्या कहने। तो आम जिंदगी में तहजीब कम गो वाक़े हुए हैं? हाँ कैसर भाई, हाँ मतलब मेरी तबीयत का आदमी नहीं है तो मैं कम गो नहीं बोलता मैं,
जब मेरी तबीयत का आदमी हो तो वहाँ मैं ज़्यादा बोलता हूँ। मेरी तबीयत का आदमी नहीं है सो मैं कम बोलता हूँ। मेरे मिजाज का मेरी तबीयत का कोई शख्स होता है तो मैं तादेर गुफ्तगू करता हूँ। फरमा रहे थे तहजीब हाफी हमारे दरमियान मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, हम एक वक्फ़े पर जा रहे हैं। वक्फ़े से दोबारा हाजिर होकर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दराज करते हैं। नाज़रीन कराम, हम वक्फ़े से वापस आ चुके हैं। हमारे साथ दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर तहजीब हाफी मौजूद हैं, जो अपनी मीठी मीठी खूबसूरत सी गुफ्तगू भी आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं और अपने तहदार अशार भी आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। बज़ाहिर वो अशार जो आपको बहुत सहल से, बहुत सामने के आसान आसान से दिखते हैं, अगर आप उन शेरों में मौजूद फ़लसफ़े पर जाएं तो शायद एक एक शेर पर एक एक किताब तहरीर की जा सकती है। हमारे साथ तहजीब हाफी मौजूद हैं। तहजीब फरमा रहे थे कि मैं आम ज़िंदगी में कम गोऊँ, गर मेरे सामने मेरे मिजाज का शख्स ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा थोड़ा सा मिजाज मेरा तहजीब भाई की तरह का नहीं है, क्योंकि वो नहीं मैं तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, यहाँ तो ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो नाज़रीन, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं। तहजीब हाफी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तहजीब भाई, तो मैं, आप यकीन जानिए कि आज आपसे गुफ्तगू जब हो रही है तो मुझे बिल्कुल इस चीज़ का वो एहसास नहीं हो रहा है कि हम कोई स्टूडियो में, और एक होता है ना कि जिसे आप आर्टिफिशियल सा कहते हैं कि वो प्रोग्राम कर रहे हैं। असल में ये सारी आसानी आपकी वजह से। नहीं, आपकी मोहब्बत है और आप प्यारे इंसान हैं। असल में बात ये है कि कभी कभी ऐसा होता है, तहजीब के कुछ लोगों के अशार प्यारे होते हैं, बिल्कुल, कुछ लोग ख़ुद प्यारे होते हैं। आपके अशार भी अच्छे हैं और आप ख़ुद भी अच्छे इंसान हैं, और हम तो ये समझते हैं कि आने वालों के लिए आप राह हमवार कर रहे हैं और अपने हम असर जो हैं उन्हें आप दिखा रहे हैं कि शायरी इस सलीके से भी की जा सकती है। तहजीब, कुछ रोज़ कबल हमने और हमारी तरह से बेशुमार अहबाब ने आपका एक मुशायरा देखा भी और समाअत किया। ग़ालिबन वो दुबई में रेहान सिद्दीकी जिस मुशायरे का एहतमाम करते हैं, आपके अजीज़ दोस्तों में से भी हैं, हमारे मोहब्बत बड़े करने भाई वालों में से हैं। और उस मुशायरे का हमने ये देखा कि जैसे एक शख्स होता है, वो आता है और वो पूरे मुशायरे को अपनी दस्तरस में ले लेता है। तो ये मुशायरे पढ़ने का कोई ख़ास इसका कोई तजुर्बा हासिल किया आपने या क्या है वो? नहीं, मुझे तो जो मेरे करीबी दोस्त हैं वो ये कहते हैं आप मुशायरा अच्छा नहीं पढ़ते। अच्छा। हाँ, तो मुझे आप भी कभी देखें तो कोई वो ख़ास उस तरह से नहीं है। मैं तो बस पढ़ता हूँ जो मेरा लहजा है, मैं जिस तरह बोलता हूँ उसी तरह शेर पढ़ देता हूँ, और मुशायरे के दौरान भी मुझसे गुफ्तगू नहीं होती, बस वो खुदा की तरफ से होता है। और मैं कभी मुशायरे में इस नीयत से जाता भी नहीं कि मैं कोई मुशायरा लूट लूँ या किसी और को दाद मिल रही हो तो मुझे उससे, मैं अपना पढ़ता हूँ अपने हिस्से का, और जो भी है बस इसी तरह से। मतलब शुरू से ही मेरी ये कोई वो नहीं मिजाज ये रहता है। हाँ, कि मैं पढ़ता हूँ तो दाद मिलती है, अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ज़्यादा दाद मिल जाए फिर वहाँ डर भी लगने लग जाता है। बिल्कुल सही है, उसके असरात बहुत बुरे होते हैं। अपने तमाम आपके हम असर भी आपसे जो है वो, अब क्या बात की जाए, सभी समझते हैं। तो ये मुझे, बल्कि वो मुझे जॉन एलिया का एक जुमला याद आता है कि वो अक्सर क्या करते थे कि यार देखो, शायर के कातिल दो तरह के होते हैं। एक वो जो बुरे शेर पर दाद से नवाजें आपको, वाह वाह वाह, वो आपके कातिल हैं। बहुत अच्छी बात। और दूसरे वो जो अच्छा शेर सुनकर भी दाद ना दें, ऐसे ही वो भी आपको कत्ल कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको खुद शायरी वायरी का पता नहीं होता, उन्होंने कोई एक बाज़ौक बंदा ढूंढा होता है मुशायरे, वो जिसे दाद देता है उस पर वो भी दाद देने लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा तहजीब, ये बताइए कि आप चूँकि सिंध के दरिया का भी जिक्र किया, फिर आप पंजाब सराइकी का जिक्र आया, तो चूँकि आप यहाँ थे तब भी आप शेर कह रहे थे, वहाँ गए तब भी आप शेर कह रहे हैं, तो दोनों के अदबी माहौल में कोई फ़र्क महसूस किया आपने? हाँ, ये है। हाँ, ये अहम बात भी है उस हवाले से, मतलब मेरी तरबियत के हवाले से ये एक अहम बात फ़र्क है। असल में ये है कि जो मैंने सिंधी शायरी पढ़ी
जी। उसने एक ख़ास तरह का मेरे ऊपर वाह। एहसास जो है वो छोड़ा, अपना एक रंग अपने असरात मुरतब असरात किए उसने अलग तरह से मुरतब किए। क्योंकि सिंधी शायरी की जमालियात बिल्कुल और है और सराइकी शायरी की जमालियात बिल्कुल वाह। और है, और फिर वह साथ साथ आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी करना शुरू हो जाते हैं, वो आपकी तरबियत में फ़ायदा होता है। यानी मैं सिंधी शायरी पढ़ते हुए एक मिसरा सुनता हूँ, मैं कहता हूँ यार इस तरह शायरी तो सराइकी में भी नहीं है या उर्दू में भी नहीं है। कभी सराइकी देखता हूँ तो देखता हूँ कि यार इस तरह तो ना सिंधी में ना उर्दू, फिर उर्दू का कोई ऐसा शेर आ जाता है। ज़ाहिर है फ़र्क भी होता है, और वो फ़र्क अगर हो भी तो वो भी आपके ऊपर पॉजिटिव असरात मुरतब करता है, और वो बहुत अच्छी बात थी। यहाँ के लोकल शायरों को भी सुना, वहाँ के लोकल शायरों को भी सुना, इनके असातिज़ा भी देखे। मैं सिंधी पढ़ नहीं सकता, समझ सकता हूँ। अच्छा। तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्हें मैं कहता मुझे पढ़ के सुनाओ, तो अच्छा। तो ये मैं समझता हूँ। शायरी के ताल्लुक से तहज़ीब आपने फरमाया है कि आपने कभी प्री प्लानिंग ऐसा नहीं किया कि मुझे शायरी की जानिब यूँ आना है और इस तरह से, लेकिन आज आप जिस मुकाम पर हैं, अल्लाह पाक ने जो आपको इज़्ज़तों से नवाजा है शायरी की बुनियाद पर, तो अब आपको एक तो ये कि ये दुनिया कैसी लगती है, जिस दुनिया के अब आप फ़र्द हैं। आप अगर एक दहाई पीछे की जानिब चले जाएं तो शायद इस दुनिया के आप फ़र्द नहीं थे, जिसमें एक रौनक, एक चमक, एक शोहरत, एक चाहने वालों की एक ना ख़त्म होने वाली एक तादाद। अब ये दुनिया आपको कैसी? हाँ जी, ये भी एक अहम बात है। मतलब मैंने चूँकि सोचा नहीं था इस तरह, तो मैं ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार भी नहीं था। मैं यूँ था कि एक दिन कोई वीडियो वायरल हुई, अच्छा। और रात ही रात में वो व्हाट्सएप स्टेटस लगना शुरू हो गए और उसके व्यूज़ बढ़ना शुरू हो गया। अचानक से मुझे मैसेजेस आना लग गए और बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा घबराया कि ये क्या हो रहा है, क्यों, कैसे हो गया। मैं नीचे गया हूँ, वहीं जहाँ मैं अपने फ्लैट से उतर के कहीं चाय पीता हूँ, वहाँ एक दो बंदे भी आ गए, कहते हैं आप शायरी करते हैं। मैंने कहा यार आप आज से पहले तो ये नहीं आए। वाह। उस टाइम अच्छा भी ये खुदा का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता था, मैं सोचता भी था, शायद मेरी बात मुझे उल्टी पड़ गई। मैं सोचता था कि शायरी एक ऐसी जगह है, यहाँ आपके चाहने वाले मौजूद होते हैं जो आपको डिस्टर्ब नहीं करते। यानी शायर कभी भी इतना मशहूर नहीं हो सकता कि उसको चौकों पर, फराज से मशहूर कौन हो सकता है? बिल्कुल फराज साहब। मैंने कहा शायरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप चाहते हैं कि आपकी पजीराई हो और आपके मोहब्बत करने वाले आ जाएं, आप उस तरह की किसी महफिल में चले जाएं, वहाँ सब लोग आपको जानते हैं। जब आप चाहते हैं आपको कोई ना जानता हो, फिर आप बाज़ारों में घूमते रहें, कोई नहीं जानता। तो मैं शायरी को लेके इस तरह भी खुश होता था कि इसमें ऐसा कोई मसला नहीं, लेकिन अब मेरे साथ वैसा नहीं रहा। बिल्कुल उलट हो गया। वो लोग मोहब्बत करते हैं उससे, मतलब मैं जितने भी लोग मुझे मिले आज तक, उनमें से कोई एक भी नहीं कहेगा कि मैं रूट तरीके से मिला हूँ या मैंने ठीक से बात नहीं की। मैं हंस के मिलता हूँ, बात भी करता हूँ, मुझे खुशी भी होती है। लेकिन थोड़ा सा आपको पता ही है, ये तो तय है ना कि शायर का एक मिजाज कैसा होता है। कई दफ़ा वो थोड़ा सा उकताता है, लेकिन उसको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। अच्छा तहज़ीब पे, जैसे कि कभी ऐसा होता है कि अब आप शोहरत की बुलंदियों पर सफ़र कर रहे हैं, चाहने वाले हज़ारों लाखों की तादाद में हैं, तो उसमें ऐसा भी होता है कि आपके हरीफ भी होते हैं, तनकीद भी होती है, बेजा तनकीद भी होती है ना। एक तो ये तनकीद बराए तनकीद और फिर तनकीद बराए इस्लाह, तो एक तनकीद होती होगी। इस ताल्लुक़ से आप क्या कहते हैं कि आपको कोई इसको फेस करना पड़ा इस मामला को? हाँ, ज़ाहिर हर किसी को करना पड़ता है जब भी वो थोड़ा सा हो, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा तस्लीम करने का जो मामला है कम है। तो वो कभी कभी कोई चीज़ सामने आ जाती है और वहाँ बंदा थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है कि जब एक बंदे को अगले बंदे को पता ही नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो मैं उनका ज़िम्मेदार हूँ जिसने क्लासिक शायरी पढ़ी है कुली कुतुब शाह से लेके, जिसके सामने गज़ल का सारा सफ़र मौजूद है, जो समझ सकता है कि गज़ल कितना सफ़र करके जदीद होते होते यहाँ तक आई। अब जो शेर का दरोबस्त है वो क्या है, अब गज़ल कहाँ पहुँच चुकी है, कितनी जदीद हो चुकी है, वो सब समझने वाला आदमी होगा बेसिकली। वो तो इस तरह से बात ही नहीं करता, कोई मतलब कोई ऐसी तनकीद नहीं करता जिससे आपको थोड़ा सा वो हो। मैं समझता हूँ उस तरह का तो मैं कायल हूँ, उसका मैं ज़िम्मेदार भी हूँ। अगर वो ये समझता है कि अब मेरे ऊपर कोई किसी तरह की किसी गज़ल पे या किसी शायरी पे तनकीद की जाती है, उसका तो मैं कायल हूँ।
लेकिन जो जानता ही नहीं, जिसने शायरी पढ़ी जिसका ही नहीं, मुताला ही नहीं है, मुताला ही जिसका नहीं, जिसने गज़ल वो जिसका पता ही नहीं है, वो कोई इस तरह की तनकीद होती है, तो वो मैं उसको लाइट लेता हूँ, इग्नोर करता हूँ बस। उसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। ज़रूरत ही पेश नहीं। हाँ, एक वसी मुताले की शख्सियत अगर आप पे तनकीद करती है तो उसका अच्छा भी लगता है कि उसका उसके अच्छा पीछे लगता है, एक और आप खुश इल्मियत होते होती है, एक मुताला। फिर आप सोचते भी हैं कि यार अच्छा मैंने इसके मेराज पे तो कम से कम पूरा वाह वाह। और उसमें फिर आप कोशिश करते हैं, आप हक उसका फैसला करते हैं बेहतरी का, और मुमकिन है कि आप मज़ीद बेहतरी की जानिब उसको बिल्कुल ऐसी बात है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी जदीद शेर पे जब कोई एतराज़ करता है ना, तो मैं समझता हूँ ये बराह रास्त उस सारे शेरी सफ़र पे एतराज़ है वाह कि जिन लोगों ने दिन रातें एक करके शेर को और गज़ल को यहाँ तक पहुँचाया, ये बराह रास्त उस पूरे सिलसिले पे एतराज़ होता है कि ये क्या मतलब जदीद शायरी की शक्ल में ये क्या शेर है। जो जिसने तो शायरी पढ़ी हुई होती है वो तो उसको उसी तरह से देखता है, जिसने नहीं पढ़ी हुई वो नहीं जानता, वो अपनी लाइल्मी के सबब से तो बस उसके लिए दुआ होती है कि यार दुआ होती है कि अल्लाह इसके हक में बेहतर करे और ये पढ़े भी और इस तरह का इसको। बहुत शुक्रिया तहज़ीब। हमारे और आपके चाहने वाले जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो दिली तौर पर चाहते होंगे कि आपका कलाम समाअत करें। हमारा प्रोग्राम है बज़्म शायरी, तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जो आप कलाम पेश करना चाहें जी, दरख्वास्त हमारी है, पेश आप कीजिए। नहीं मुझे खुशी होगी आपके सामने शेर सुना। बहुत शुक्रिया। मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता। बहुत अच्छे। मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। हाँ 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 हाँ। लारियों से ज़्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज़ में, मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या तेरी काटता। बात क्या काटता। वाह 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 मैंने भी ज़िंदगी और शबे हिजर काटी है सबकी तरह, वाह वैसे बेहतर तो ये था कि मैं कम से कम कुछ नया काटता। वाह तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, वाह क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की मैं केक क्या काटता। वाह वाह। कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज़ हो, जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंसकर सदा काटता। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और कुछ अता कीजिए सर। और कुछ शेर है क्या? एक वो आपका आस्तीन वाला है, वो मुझे आस्तीन वाला मैं यूँ कहता हूँ कि मैं मुशायरा आपका देख रहा था तो मुझे ये फील हुआ कि तहज़ीब जो है बार बार आस्तीन को जो है वो उस वक्त शायद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब आपका अशार हम सुने वो तो वो ज़्यादा अच्छे लगने लगा। और मैं कहता हूँ कि हमेशा यूं ही पढ़ें, जो अपने ओरिजिनल वो है उसी अगर आपके हाफजे में हो तो हमारे सुनाता। हाँ, ये भी जो आस्तीन चढ़ाने वाला मामला है, ये भी ऐसे है कि मेरे अब्बू तंग हैं खुद इससे। वो कहते हैं इसको यार नीचे रखा करो। अच्छा जब मैं घर जाता हूँ नीचे कर लेता हूँ, जब थोड़ा सा बाहर में फिर मैं ऊपर चढ़ता हूँ। ये शुरू से आदत थी मेरी। तो ये शेर आपको पता है वो जैसे हुआ तो चूँकि ज़मीन उस तरह की बन गई थी मैंने यानी जब मैंने ये गज़ल शुरू की तो मेरे जहन में पहला मिसरा ये नहीं था। अच्छा। चूँकि वो ज़मीन उस तरह की थी, दरो बस उस तरह का था। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो। वाह। मैं फूल हूँ तो फिर तेरे बालों में क्यों नहीं, वाह। तू तीर है तो मेरे कलेजे के पार हो। क्या कहने। दिन रात बह रही है तवक्कुफ किए बगैर, जैसे ये आँख आँख ना हो आबशार हो। बहुत अच्छे। एक आस्तीन चढ़ाने की आदत को छोड़कर, वाह वाह वाह, हाफी तुम आदमी तो बहुत शानदार। वाह वाह वाह। बल्कि मैं आपके शेर से इत्तेफाक नहीं करूँगा, आपकी वो आदत भी अच्छी है। ये बहुत शुक्रिया। तो आप ही ये बताइए कि अब दुनिया भर में आपको पसंद किया जाता है, चाहा जाता है, तो जैसे अभी दुबई के मुशायरों के ताल्लुक़ से हमने देखा और फिर दुनिया भर से आपको दावतनामे आते हैं, तो शायरी के लिए कोई ख़ास वक्त का तयन किया हुआ है या किसी भी वक्त शेर कहते हैं? नहीं, असल में मैं नहीं समझता इस तरह। अच्छा कि ये कोई ख़ास वक्त होता है। और आपसे ज़्यादा बेहतर कहूँगा आप खुद। दरअसल हमारी जो गुफ्तगू हमारे दरमियान हो रही है और मैं बिल्कुल इस बात का इजहार करते हुए कोई यार महसूस नहीं करता कि हम बुनियादी तौर पर अपने उन नाजरीन तक वो पहुँचाना चाहते हैं कि
हाँ वो तो जाहिर है मैं शेयर करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा था कि आप भी समझते हैं कि इस तरह से नहीं होता, इसका कोई बात नहीं। किसी भी वक्त कोई जी जी जी। कभी मुझे लगता है कि जब मैंने गज़ल कहना होती है, तो जैसे आपको किसी चीज़ का थोड़ा सा पता नहीं लग रहा होता कि आज शेर हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे आज मिसरा हो जाता है, फिर उस पर आपको मेहनत करनी पड़ती है, ख़ास तरह की मेहनत करनी पड़ती है। असल में यही तो काम है। लोग जब गज़ल की उस ज़मीन से, जो उनने ज़मीन इख्तियार की होती है, उस गज़ल, वो बहर गज़ल अपना तयन करके आती है, मिसरा तयन करके आता है कि उसने कौन सी बहर में आना है। बिल्कुल ठीक। जब उस ज़मीन में आप शेर कहने की कोशिश करते हैं, जब उनको काफ़ियों को मुख्तलिफ अंदाज से सोचने की कोशिश करते हैं, होता ये है कि मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि पहले कुछ दिन जो शेर हो रहे होते हैं ना, दरअसल आप अभी उस ज़मीन से वाकिफ़ हो रहे होते हैं, और हमें ये लगता है कि हमने गज़ल लिख ली। वाह 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 वाह। आप हाँ, ठहराव के बाद, ठहराव के यानी कच्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कोई काम, चीज़ें अंदर से पक के आनी चाहिए और अपने टाइम से आती हैं। मतलब मैं ये एक ऐसी बात है जो मैं आपसे शेयर करूं कि जब आप ये तो आप जानते हैं कि दूसरा मिसरा पहले आता है जब आप गज़ल कहते हैं। बिल्कुल ऐसा। कई दफ़ा ऐसा होता है आप उस पहले मिसरे के इंतज़ार में होते हैं, आपने कोशिश कर ली, उस तरह का मिसरा लग ही नहीं रहा, फिर एक ऐसा मिसरा आ जाता है जिसको आपने सोचा ही नहीं होता, और वो ज़्यादा ताकतवर, और वो आगे उधर जब आगे लगता है, पता लग जाता है कि यार अब ये हो गया। बिल्कुल लगता है कि सही जगह पे जो इसके हम चाह रहे थे, और जो अगर तो वक्त होता इसका, हमें मतलब हमने कोई इसका सेट किया होता, तो फिर तो हम वो मिसरा किसी टाइम भी लगा सकते। नाज़रीन कराम, हम एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दराज करते हैं। नाज़रीन कराम, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं। हमारे साथ दुनिया उर्दू के मुमताज़ शायर तहज़ीब हाफ़ी मौजूद हैं। अच्छा तहज़ीब, ये बताइए कि सोशल मीडिया चूँकि जदीद दौर में, और उसकी एक अपनी एक अलग अफादियत है, और लोग उससे जो है इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे एक चीज़ हमने ये भी देखी, हमारे सीनियर जब शेर कहा करते थे असद कराम, तो हमने ये देखा कि वो 25-25, 40-40 अशार लिख रहे हैं, और उसमें से उन अशार को काट रहे हैं, और उसमें से फिर 9 शेर या 12 शेर यूँ निकालते हैं। सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि वो ताज़ा कार शौरा कराम वो शेर, बल्कि अब तो कॉपी में भी नहीं लिखते, कागज़ पर भी डायरेक्ट मोबाइल पर वो लिखते हैं, और वो डायरेक्ट ही फेसबुक पर डालते हैं। तो इसके असरात कैसे देखते हैं आगे जाके? मैं ये देखता हूँ कि ज़ाहिर है इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर जब तक सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक से भी मैं पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम शायरी तो ज़ाहिर है स्टार्ट की हुई थी थोड़ी बहुत, फिर हम कोई एक शेर सुनते थे जो हमें बहुत अच्छा लगता था, और हम समझते थे कि यार ये शायर कितना अच्छा है। जब आप उससे मिलते थे तो बाद में पता चलता था अच्छा यार इसके पास एक ही शेर ही था। ठीक है। हाँ। कुछ ऐसे थे कि आपने उसका बुरा शेर सुना, जब आप उससे मिलते तो आपको लगता नहीं यार ये शायर तो बहुत अच्छा है। वाह। सोशल मीडिया ने ये काम आसान कर दिया। आपने किसी का जो शेर सुना है उसकी सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। सोशल मीडिया आपको फ़ायदा, मैं तो यही कहूँगा फ़ायदा देता है, क्योंकि मुझे तो ज़ाहिर है इसी तरह से लोगों ने वो किया। इसका नुकसान भी होता है। नुकसान जब होता है जब जो आपने बताया कि गज़ल कॉपी पे या कागज़ पे भी नहीं लिखी और आपने डायरेक्ट वहाँ डाल दी, तो वो तो वही मैं कहता हूँ कच्ची चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर काम नहीं हुआ होता। इससे ये ज़ाहिर हुआ आपके इस जवाब से कि आप गज़ल पर मेहनत करते हैं। हाँ, मेहनत डबल करनी पड़ती है। एक ये कि आप उस पर मेहनत करेंगे, दूसरी मेहनत ये करनी पड़ती है कि पता ना चले कि मेहनत हुई है। वाह वाह वाह, इतना सहल सा लगे कि जैसे ये तो जैसे ये खुद ही हो गया था। बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत बात है। तहज़ीब, एक चीज़ और मेरे इल्म में इजाफे के लिए, मैं अपने इल्म में इजाफे के लिए आपसे मालूम कर रहा हूँ कि जब हमने शायरी का आगाज़ भी नहीं किया था, या अल्लाह पाक ने हम पर ये करम नहीं भी फरमाया था, हम तब से देखते आ रहे हैं कि मुशायरे की शायरी को अलग ज़िक्र किया जाता है। किताब ये फ़ला जो है वो किताब का शायर है, और ये फ़ला जो है ये मुशायरे का शायर है। आप इसे किस निगाह से देखते हैं? मैं ज़ाती तौर पर जब मैंने स्टार्ट की शायरी, उसमें ये होता है थोड़ा सा फ़र्क, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। जब आप मुशायरा सुन रहे होते हैं ना, आपके पास टाइम नहीं है। जैसे शेर आएगा, वो जो एक फौरी तासुर छोड़ता है आपके ऊपर, वो अपनी परतें या जो मानी छोड़ता है,
उसका फौरी तासर होता है। आप उसके बारे में ज़्यादा सोचने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि दूसरा शायर ने सुना देना, फिर तीसरा सुना देना। किताब में ये होता है कि आप रुक रुक के सफ़र करते हैं, एक एक शेर के साथ सफ़र करते हैं, बस ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेकिन यूँ ज़रूरी नहीं है कि जो मुशायरे का शायर है वो किताब का शायर नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये आपस में जो इसका वो है, हम जो अलग अलग किया हुआ है इन दोनों को, इस तरह होना नहीं चाहिए। ऐसा है, ज़ाहिर है किताब और मुशायरे में फ़र्क तो है, बल्कि अगर थोड़े से इससे खुले दिल से इस बात को हाफिज़ तस्लीम किया जाए तो मेरा ये ख्याल, मेरा ज़ाती ख्याल है, मुमकिन है आप इससे इत्तेफाक ना करते हों, कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुशायरे एक परफॉर्मिंग आर्ट के ताल्लुक से आ गया सामने, स्टेज मुशायरे का उस सतह पर आ गया। जैसा कि कल हमने देखा आपका मुशायरा, हम इस तरह देखा करते थे कि कोई फिल्मी हीरो है तो उसे हमने देखा कि वो प्राडो गाड़ी में आ रहे हैं और लोग उसे रास्ता बना रहे हैं। इसी तरह से बिल्कुल हमने आपको देखा गुज़िश्ता रोज़। तो मैं इस पैरा में कह रहा था कि मुशायरा एक क्या वाकई परफॉर्मिंग आर्ट में शामिल हो चुका है? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि कैसर भाई, ये अगर इसका नुकसान भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि अब तक हमारे पाकिस्तान में शायरी को किस तरह से देखा जाता है। बिल्कुल। यानी आप किसी भी उसको मतलब कोई इवेंट करवा रहे हैं, किसी तरह के भी आपका वो है, तो उसमें सब कुछ हो गया, लेकिन जब शायरी का मामला आता है तब उसको उस तरह से पहचान नहीं मिलती। बहुत अच्छे। फिर ये जान के इस तरह की कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी जिससे बिल्कुल लोग राग़िब हों उस साइड। हाँ, लोग जब शायरी की तरफ आएंगे ना, मिसाल के तौर पर आज भी लोग ये कहते हैं कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, ये मेहदी हसन साहब की गज़ल है। हाँ, फराज की नहीं कह रहा। हाँ, फराज की नहीं, वो उसको कहते। जब शायर खुद मुशायरा पढ़ रहा होता है ना, जब वो खुद डायरेक्ट लोगों के साथ सामने होता है, तो ये इसमें शायरी का फ़ायदा है। मैं समझता हूँ कि जो हमने चीज़ें देखी ना शायरी शुरू करते हुए, जितने मसाइल आपकी जो नस्ल थी शायरी की उनको नज़र आए, फिर हमें थोड़े कम मसाइल। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो शायर बाद में आने वाला शायर है ना, कम से कम वो इस बात पे ओके हो कि अगर मैंने शायरी शुरू कर दी या मैं अच्छा शायर बन गया तो मेरे इस तरह के मसाइल नहीं रहेंगे, फ्यूचर के मसाइल नहीं, राह हमवार मिलेगी। राह हमवार, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मेरा ये ख्याल है कि हमारे सीनियर्स को भी इससे कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। जी जी। यानी आप देखना शायरी का फ़रोग हो रहा है किसी भी शक्ल में, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, किसी भी शक्ल में किसी भी तरह से आप बुनियादी तौर पर तो फ़रोग अदब की काविशात को वो उसमें बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। और मैं वही पहले भी कहा मैंने कि अब सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है सिर्फ किसी एक शायर की वीडियो तो नहीं है, हज़ारों वो शायर जिनको लोग जानते भी नहीं थे, बिल्कुल ऐसे, अभी तक नाम नहीं आता उन लोगों को, लेकिन उनकी वीडियो सामने आ गई है। तो ये एक जो लोग गुजर भी चुके या जिन लोगों को कभी किसी ने सुना या देखा भी नहीं था, अब उनकी वीडियोस सामने आ जाती हैं, सुनते हैं। तो अच्छा तहज़ीब, ये बताइए कि मतलब आप, अगर आपसे मालूम किया जाए उर्दू शायरी के मुस्तकबिल के ताल्लुक से, तो आपके जहन में क्या जवाब आता है इसका? क्या मैं ज़ाती तौर पर तो गज़ल की ही बात करूँगा। वाह। मुझे ये लगता है कि जैसे ग़ुलाम मोहम्मद कासिर ने एक शेर कहा था, दुनिया में ज़िंदा गज़लों के कितने ही जहां आबाद हुए, पर तुझको देख के सोचता हूँ एक शेर अभी तक रहता। बहुत अच्छा। मतलब जितना वक्त गुजर जाए, जितनी शायरी हो जाए, वो एक शेर आखिर तक रहेगा जिसने अभी लिखा जाना होगा या जो होगा। बहुत अच्छा। इसका मुस्तकबिल मुझे बहुत रोशन नज़र आता है गज़ल का, ख़ुसूसी तौर पर। सफ़र गज़ल शुरू से करती रही है, मतलब बढ़ रही है आगे और इसी तरह ही बढ़ती जाएगी अगर इसको अच्छे लोग मिलते गए, और उर्दू शायरी को अच्छे लोग यकीनन मिलते ही जाएंगे। बिल्कुल, ये रुकेगा नहीं इंशाल्लाह, ये सफ़र रुकेगा नहीं, ये रोशन है सारा, खुश आइन है, आगे इसके असरात अच्छे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे नज़र आ रहे हैं। अच्छा तहज़ीब, ये बताइए कि कराची में, पंजाब में या पाकिस्तान भर में हम ये देख रहे हैं कि वो एक जो ताल्लुक़ था उस्ताद और शागिर्द का, वो दम तोड़ता जा रहा है ना। पहले ऐसा होता था कि एक उस्ताद होते थे, वो कहते थे फ़ला उनके शागिर्द, शागिर्द बताते थे मेरे फ़ला उस्ताद हैं, फ़ला उस्ताद हैं। तो मुझे इस बात का ज़्यादा एहसास यूँ होता है कि मेरे कमो बेश 11-12 बरस जो है वो जॉन भाई के साथ गुजरे। जी जी, हम लोग एक साथ।
तो ऐसा बहुत कभी रिश्ता इसमें दरमियान में कुछ दूरी हाइल होती जा रही है, तो कभी आपने इस बारे में सोचा कि इसको किस तरह फ़रोग दिया जाए, या नौजवान क्यों नहीं जा रहे सीनियर के पास? वो जो आपने पहले भी जिक्र किया, अब उनको इसकी ज़रूरत भी नहीं है ना। वाह। अब जहाँ वो शेर लिख के किसी को दिखाते थे और जाहिर है उनके पास कोई वो नहीं था, अब तो उनने गज़ल लिखे और सामने उन्हें वीडियो डाल देनी है, कुछ ना कुछ तो 1000 बंदा उनको देख लेता है। हाँ, अब उनका वो मसाइल ही नहीं रहे कि ये ठीक है या नहीं है ठीक। और फिर मेरा ये ख्याल है बल्कि कुछ वेबसाइट्स वगैरह पे वो अब uruz.com और फला अब वो तख्ती भी हो जाती है का वो ही कर रहे हैं कि सारी तख्ती भी आपको दिखा रहे हैं, सारा वो दिखा रहे हैं। तो तहज़ीब, बस हम इतनी खूबसूरत आपसे गुफ्तगू हो रही है और बार बार जहन में खा के आपसे गुफ्तगू किसी भी नहज पर हो, जहन यहीं चल रहा होता है कि यार तहज़ीब से मज़ीद गुफ्तगू की जाए या तहज़ीब से अशार समाअत किए जाए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है गुफ्तगू करना, लेकिन बहुत सारे लोग भी इतना ही पसंद कर रहे होंगे गुफ्तगू भी आपकी। लेकिन मुझे ये यकीन है कि वो बज़्म शायरी में आपकी शायरी से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। जी जी। तो जो आपके हाफ़ज़े में हो तो वो आप सुनाइए, और अब हम आपसे कलाम ही सुनेंगे। जी जी। क्या खबर उस रोशनी में और क्या रोशन हुआ। वाह, क्या खबर उस रोशनी में और क्या रोशन हुआ, जब वो इन हाथों से पहली मर्तबा रोशन हुआ। क्या कहने, वाह। वो मेरे सीने से लगकर जिसको रोई कौन था, वाह। किसके बुझने पर मैं आज उसकी जगह रोशन हूँ। क्या अच्छा है साहब, वाह वाह वाह। वैसे मैं इन रास्तों और ताकचों का था नहीं, फिर भी तूने जिस जगह पर रख दिया रोशन हुआ। वाह। तेरे अपने तेरी किरणों को तरसते हैं यहाँ, वाह। तू ये किन गलियों में किन लोगों में जा रोशन हुआ। वाह वाह। तेरे अपने तेरी किरणों को तरसते हैं यहाँ, तू ये किन गलियों में किन लोगों में जा रोशन हुआ। मेरे जाने पर सभी रोए बहुत रोए मगर, वाह। एक दिया मेरी तवक्को से सिवा रोशन हुआ। बहुत अच्छे। मैंने पूछा था कि मुझ ऐसा भी कोई और है, वाह। दूर जंगल में कहीं एक मकबरा रोशन हुआ। बहुत अच्छे, बहुत जाने अच्छे। कैसी आग में वो जल रहा है इन दिनों, उसने मुंह पहुँचा तो मेरा तौलिया रोशन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत मौज़ूआत। और उन यानी बहुत पहले की भी मौज़ूआत होते हैं और उन्हें नई तरतीब में लाना और अपने ढब से कहना जी जी। ये सीखा जा सकता है तहज़ीब हाफ़िज़ से। खूबसूरत। तहज़ीब हाफ़िज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम बज़्म शायरी अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आपसे मैं एक तो आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करूँगा और एक दरख्वास्त भी करूँगा कि कैमरा आपके सामने मौजूद है, कोई भी पैगाम, किसी को भी कोई पैगाम देना चाहें नौजवान नस्ल को, तो आप वो पैगाम दीजिए। जी जी। आखिर पे बस मैं कुछ बात ये करना चाहता हूँ कि कराची मुझे सुन के और आके खुशी होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे पसंदीदा शायर यहाँ एक साथ मौजूद हुआ करते थे, जिनमें जमाल एहसानी साहब हैं, सग़ीर मलाल साहब हैं, रईस फ़रोख साहब हैं, कुछ वक्फ़े के गैप के साथ। दूसरी बात यह कि आप शायरी करें, सच्चे दिल से शायरी करते चले जाएं, इंशाअल्लाह वो वक्त ज़रूर आ जाता है जो आपको चाहिए होता है। ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जब एक बंदा शायरी कर रहा होता है, वो उससे कुछ मांग भी नहीं रहा होता, उससे कुछ चाह भी नहीं रहा होता, लेकिन शायरी आपको अलग तरह से नवाजती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं हुआ। बस सच्चे दिल से शायरी कीजिए, बाकी सब काम अल्लाह पे छोड़ दीजिए। बहुत अच्छी बात। नाज़रीन किराम, सच्चे दिल से शायरी कीजिए, बाकी हर मामला रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ दीजिए, वो आपको मायूस नहीं करेगा। फरमा रहे थे तहज़ीब हाफ़िज़। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हुआ, बज़्म शायरी का वक्त ख़त्म होता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, आइंदा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।